अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सग़ीर में हम 24 नवंबर 2025 मंडे सोमवार के दिन की सुबह की तरफ हम बढ़े हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के लोगों के लिए इस सुबह में उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, पाकिस्तान के उमरा ने, एलीट ने, नवाज शरीफ की पार्टी ने जिस तरह से इलेक्शन के प्रोसेस को, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का एक बहुत बुनियादी फॉर्मूला या कुलिया है, उसे जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, उससे एक बार फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े मुश्किल, बड़े तकलीफ दे और पेनफुल सवालात जो हैं वो खड़े हुए हैं। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि पहले मैं 2 वीलॉग्स में बता चुका हूँ आपको, आप खुद भी जानते हैं, आप लोग फॉलो करते हैं डेवलपमेंट्स को, कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बुनियादी तौर पे पंजाब में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरीपुर में 13 मकामात पे ज़िमनी इंतखाबात बाय इलेक्शन हो रहे थे संडे के दिन 23 नवंबर को। इसमें से 6 जो हैं वो नेशनल असेंबली के हलके थे और इसमें से 7 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली के हलके थे। सातों के सातों जो प्रोविंशियल असेंबली के हलके थे वो पंजाब में थे। जो 6 नेशनल असेंबली के हलके थे उनमें से 5 तो पंजाब में थे, एक उसमें से खैबर पख्तूनख्वा में था, हरीपुर में, जहाँ उमर अयूब खान की अहलिया जो हैं, शहरनाज उमर अयूब जो हैं, उन्हें उमर अयूब साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद खड़ा किया गया था। मज़ीद मैं कुछ फैक्ट्स पहले शेयर कर दूँ, फिर मैं इसके एनालिसिस की तरफ चलता हूँ। पंजाब में ये जो इलेक्शन हुए वो लाहौर में भी हुए, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा इलेक्शन हुए, साहिवाल के अंदर हुए, डेरा गाजी खान में हुए, बाज़ और जगहों शहरों में हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 हलकों को छोड़ के तमाम इलेक्शन का उन्होंने बायकॉट किया हुआ था कि अब से बहुत हफ्ते पहले जब इन इलेक्शंस का ऐलान हुआ, जब लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था 9 मई 9 मई 2023 के केसेस में, उसी वक्त जब इमरान खान की अपनी बहनों से, वकला से मुलाकात हुई थी, तो सलमान अकरम राजा ने ये क्लियर किया था कि इमरान खान समझते हैं कि हम किसी को भी नहीं खड़ा करेंगे, बिकॉज़ ये नाइंसाफ़ी हुई है, ये गलत फैसले हुए हैं। तो सिर्फ 2 हलके थे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। एक लाहौर का हलका था एन ए 129 का, 129 का, जहां से हमाद अजहर के वालिद साहब मियाँ अजहर जो हैं, जो पहले गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, उनकी चूंकि जुलाई में रहलत हुई थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको एक डिफरेंट कैटेगरी में डाला। दूसरा हल्का जहां उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया वो हरीपुर का था, एन ए 18। वहाँ की लॉजिक उनकी क्या है, मेरा ख्याल है लॉजिक उनकी ये थी कि ये चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में तो ज़ाहिर है हम खुल्म खुला धांधली ही होगी, तमाम इलेक्शन लूटा जाएगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि यानी 129 जो है उसमें अखबारात में उसका बहुत जिक्र है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें एन ए 129 जो है, एन ए 129, जहाँ से हमाद अजहर के एक नेफ्यू खड़े हुए हैं अरसलान साहब, उसका कोई खास जिक्र वहाँ पे आपको नज़र नहीं आता। सारा का सारा उनका फोकस जो है आपको हरीपुर में नज़र आता था, क्योंकि उनका ख्याल है कि हरीपुर में चूँकि हमारी अपनी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, इसलिए हरीपुर में हमारे साथ वो कुछ नहीं हो सकता जो हमारे साथ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और डेरा गाजी खान में हो सकता है। तो ये 2 ही जगह थी। अब पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में तमाम जगहों पे बहुत लो टर्नओवर रहा है। वैसे भी बाय इलेक्शन में लो टर्नओवर होता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका बायकॉट किया हुआ था, तो एग्ज़म्पलरी तौर पे लो टर्नओवर था, और जो अभी तक उसकी लेटेस्ट खबरें हैं बाय इलेक्शन की, अक्सर जगहों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, वो वहाँ पे लीड करते हुए आपको नज़र आती है। मैंने अपने आप से जो सेकंड लास्ट मैंने अपना व्लॉग किया था, मैंने उसमें आपको ये कहा था कि पाकिस्तान इसमें जो देखने वाला हल्का होगा, देखने वाला जो ज़मीनी इंतखाब होगा, कहने को वो एक इलेक्शन है, महज एक बाय इलेक्शन है, लेकिन वो है हरीपुर का, बिकॉज़ उससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा, और उससे पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो मिल सकेगी। ये मेरा सेकंड लास्ट व्लॉग था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हल्का इतना इंपॉर्टेंट था कि गुज़श्ता 12-14 घंटों में इस हल्के के रिजल्ट्स, इसके इलेक्शन, उसके जो जैसे-जैसे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आए, उसके हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूट्यूब का जो चैनल है, वहाँ पे आपको 12 वीडियोज़ मिलती हैं। अब जो सेकंड लास्ट उसकी वीडियो है, जो अब से कोई 5-6 घंटे पहले आती है, रात के सॉरी माफ़ कीजिएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी चेस्ट की क्या कंडीशन है। um, सो माफ़ कीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। 12 रात के 12 बजे जब 300 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ गया, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट थी, उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब,
वो 96,000 वोट उस वक़्त वो ले चुकी थीं और उनके बमुकाबल जो साहब थे पीएमएलएन के उनके वोट उस वक़्त थे 69,000, यूँ 27,000 की लीड से वो जीत रही थी। उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद अचानक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एक कर्फ्यू लग गया। हालाँकि उस वक़्त जो माउंटेनस एरियाज़ हैं उनके रिज़ल्ट्स अभी आने थे। ये हल्का बहुत बड़ा है हरीपुर का। हरीपुर का ये जो हलका था, इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स 7 लाख, साढ़े 7 लाख के करीब, इसमें 600 से ज़्यादा हलके थे। इसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, वो तकरीबन 1700 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है और इसमें माउंटेनस एरिया भी आ जाता है। तो माउंटेनस एरिया के रिजल्ट्स अभी आने थे। लगता ये है कि जीएचक्यू की और नवाज शरीफ की पार्टी की, बुनियादी तौर पे जीएचक्यू की प्लानिंग पहले से ही थी कि हमने माउंटेनस एरियाज़ के अंदर गंदबला और सारी मैनेजमेंट जो है करनी है। तो आप देखते हैं कि कोई आधी रात के 2 घंटे, 1 घंटे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एक कर्फ्यू की सी सूरत हाल लग जाती। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि वहाँ पर जो कर्फ्यू इम्पोज किया है वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही असल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तमाम चीज़ें आप समझें एक बिल्डअप है इस चीज़ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स जो हैं उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता, जबकि पीएमएलएन के वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के आगे पीछे ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी हैं, लेकिन मामलात जो हैं वहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो पावर है, एक्सरसाइज है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं कर पा रहा, खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, उनकी पुलिस उनके अपने कंट्रोल में नहीं है, उनकी पुलिस जो है वो फरिश्तों के कंट्रोल में है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसे समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब इसमें देखते हैं कि वहाँ से नया रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि बाबर नवाज साहब जो हैं, अब ये फाइनल नहीं है, लेकिन जो कुछ अब तक हमें पता है कि बाबर नवाज जो हैं वो ये हल्का 22,000 वोटों से जीत गए। यानी एक आध घंटा पहले जो रिजल्ट्स मसलसल आ रहे हैं पोलिंग, वहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसमें शहरनाज जीत रही हैं 27,000 वोटों से, फिर ऐसे करके झटका लगता है और बाबर नवाज ये हल्का जो है वो 22,000 से पूरा हल्का जो है वो जीत जाते हैं। इम्प्लीकेशंस इसकी क्या है? इनकी एक इम्प्लीकेशन तो ये है कि जो सो कॉल्ड हसास इदारा जो है हमारा आईएसआई, उसने ये बावर करके दिखाया है सुहेल आफरीदी साहब को कि आपका सूबा हमारे कंट्रोल में है, आपकी पुलिस, आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, आपके तमाम अफसरान जितने भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो हमें देखते हैं। फल्क्रम ऑफ पावर, सेंटर ऑफ पावर हम हैं, आप नहीं हैं, आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने के लिए। इसका इम्प्लीकेशन फिर ये है कि फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी जो है, जो अब तक उन्होंने अपने आप को बड़ा सही भी कंडक्ट किया था, वो सही डायरेक्शन में चलना चाह रहे थे, वो आपको बतदरीज कमज़ोर होते नज़र आएंगे, अनलेस कि कोई ऐसा मेरिकल हो जाए जिससे इस स्टेज के ऊपर मैं एनविसाज नहीं कर सकता। एक दिन पहले पाकिस्तान के अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों के अंदर ये हेडलाइन भी लगाई गई कि सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ हर तरह से सेंटर से मैं मदद करूंगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया उसमें ऐसा लगता था कि वो रिवर्सल के ऊपर हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं और उनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है। मैं इस स्टेज के ऊपर ये भी कहना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का भी कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं था टू बिगिन विद। जिस तरह से जब बंदा ख़राब हो जाता है, जिसको ख़राब कर दिया जाता है, फिर उसके बारे में इस तरह की सारी चीज़ें डेवलप करने लग जाती हैं। असल में पाकिस्तान का जो सारा का सारा सिस्टम है, उसमें सेंट्रलाइजेशन और मरकज़ियत इस तरह से इनबिल्ट है कि सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक हद से आगे नहीं जा सकता जब तक कि उसको सेंटर एक एक स्पेस ना दे। जैसे कि सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास निस्बतन ज़्यादा स्पेस है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल डायनामिक्स। तो अली अमीन गंडापुर को भी गंदा किया गया, हर स्टेप हर स्टेज में अली अमीन गंडापुर को मशवरा दे के, प्रेशर डाल के एक गलत डायरेक्शन में, जिसको क्राइम्स ऑफ ओमिशन एंड क्राइम्स ऑफ कमीशन कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में, वो उनसे करवाए गए। जो फैसले उनको करने चाहिए थे वो ना कर सके, क्राइम्स ऑफ ओमिशन। फिर उनसे ऐसे गलत फैसले कराए गए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, वो हैं क्राइम्स ऑफ कमीशन। तो उसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी सियासी और उनकी नफसियाती जो सारी सूरत हाल थी उसको कमज़ोर कर दिया गया और फिर वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गए। वही प्रोसेस जो है प्रेशर डालने का, वो अब सुहेल आफरीदी के खिलाफ मसलसल चल रहा है और मेरा ख्याल है कि आप में से तमाम लोग जो देख रहे हैं रोज़ाना डेवलपमेंट्स को, वो उस प्रोसेस को देख सकते हैं। ताकत का जो इस्तेमाल है, जो पावर का जो प्रोसेस है, उसकी एक्सरसाइज का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसको सीधी किसी किताब पढ़ के या साइंस की किसी एक आध किताब पढ़ के आप इसको नहीं समझ सकते। इसके अंदर बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसलिए मैंने आपको अक्सर ये कहा, और अक्सर आप यकीन, मेरी बात मैं समझा नहीं सकता आपको अपनी बात, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं किसी एक वीलॉग में नहीं कर सकता, कि आप जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है
اس کے لیے آپ پاکستان آرمی کے افسران کو بلیم نہیں کر سکتے، ورنہ کہ اگر آپ نے پاکستان آرمی کے افسران کو بلیم کرنا ہے تو پھر آپ کو پولیس آفیسران کو بھی بلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ انسٹنکٹیولی یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور جو ہے، جو پاور کی ایکسرسائز کا فیصلہ ہے، وہ پولیس آفیسرز کے پاس نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ آرمی کے پاس ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ غلط آئیڈیا ڈالا گیا ہے کہ آرمی کے جو انڈیویجول انفرادی افسران ہیں، خواہ وہ میجر جنرلز ہوں یا بریگیڈیئرز ہوں، ان کے پاس جو بہت زیادہ طاقت ہے، یہ مفروضہ جو ہے یہ پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز نے خود گزشتہ 30-40 سال میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے افسران یا فوج اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اصل میں یہ پاور کا سٹرکچر پاکستان کا اس قسم کا ہے جو اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو چیزوں کو بالکل کلیریفائی کر دے گی۔ اپریل 1919 میں جب جلیانوالہ باغ میسکر ہوا، قتل عام ہوا امرتسر کے اندر، جہاں مسلمانوں، سکھوں، ہندوؤں کو گولیاں ماری گئیں جنرل ڈائر، بریگیڈیئر جنرل ڈائر کے کہنے میں، تو وہ جو 50 یا 90، کہیں ان کو 50 بتایا گیا، کہیں ان کو 90 بتایا گیا، وہ جو سولجرز تھے اس میں سے میجورٹی گورکھا تھے، سکھ تھے، لوکل لوگ تھے، اس میں سے کوئی بھی انگریز نہیں تھا۔ وہاں جو واحد ایک کیپٹن تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیپٹن برگس تھا یا کیا تھا، جس کو اس سارے کے سارے میسیکر پہ رونے والے اس کے حالات تھے، جس نے بار بار بریگیڈیئر جنرل ڈائر کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، وہ واحد وہاں پر انگلش آفیسر تھا، اور وہاں پہ باقی سب لوکل تھے جن کے چہرے ایموشن لیس تھے جب وہ سب کچھ کر رہے، بیکاز انہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف روبوٹس تھے، جس طرح سے اے آئی ڈریون روبوٹس یا کوئی ایپس ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے کام کر رہے تھے، اور اگر وہ حکم عدولی کرتے تو انہیں ظاہر ہے گولی ماری جا سکتی تھی، ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ تو رسپانسبلٹی آپ کس کو دیتے ہیں ڈیسیژن میکر کی؟ رسپانسبلٹی آپ دیتے ہیں بریگیڈیئر جنرل ڈائر کو، آپ ان سپاہیوں کو رسپانسبلٹی نہیں دیتے۔ یہاں پر بھی سارا کا سارا جو میٹرکس ہے وہ پاکستان آرمی آفیسرز کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ایک شخص کے کنٹرول میں ہے، مرکزیت کی وجہ سے۔ پاکستان کی آرمی کی کمزوری یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 1971 کی جنگ ہار دی، فوجیں جنگ ہار جاتی ہیں، بہت سی فوجوں کو بہت سی شکستیں ہوتی ہیں۔ اصل جو ان کی انسٹیٹیوشنل کمزوری یہ ہے کہ نواز شریف جیسے شخص نے اور آصف علی زرداری نے اس انسٹیٹیوشن کو ڈومینیٹ کر لیا، پینیٹریٹ کر لیا، اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی بے تحاشا اگزامپلز آپ کے سامنے مسلسل آ رہی ہیں۔ اور میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ولیم ایل شرر نے 1400 صفحوں کی ایک کتاب لکھی تھی، رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ۔ اس کے اندر ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو انتہائی پراؤڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جرمنی کی، اس کو ایک لانس نائک کارپورل جو ہے، ہٹلر جو فوج میں کارپورل تھا، لانس نائک ٹائپ تھا، اس نے الٹیمیٹلی اسے کنٹرول کر لیا۔ پاکستان کے لیے بھی آپ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے کس نے پاکستان کی پوری فوج کو، پوری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پہ کنٹرول کر لیا۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستان کا چیلنج ہے، کہ یہ انسٹیٹیوشن انڈرمائن ہو گیا ہے۔ دکھانے میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے۔ انسٹیٹیوشن نے خالی جنگیں نہیں لڑنی ہوتی، انسٹیٹیوشن کی اپنی انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ جو کچھ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، اس سے بہت مشکل اور پینفل سوالات اٹھتے ہیں انسٹیٹیوشن کے مستقبل سے، پاکستان کے مستقبل سے۔ اب جو بھی میں نے سیناریو آپ کے سامنے رکھا ہے، سارے فیکٹس اب تک، جس طرح سے ضمنی انتخابات اور باقی سب انتخابات کو ہینڈل کیا ہے، اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس اسٹیج کے اوپر۔ پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس، اس کے افسران، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، اس کی جوڈیشری، اس کے پولیٹیشنز، اس کے تمام لوگوں کے سامنے یہاں پر پاکستان کے حساس اداروں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ آپ لوگ پاور لیس ہیں، آپ کے پاس اپنے صوبے میں کوئی طاقت نہیں ہے، صوبہ آپ کا ہم ہی چلاتے ہیں، ہماری ہی مرضی سے یہاں فیصلے ہوں گے، پولیس، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، جوڈیشری، الیکشن کمیشن صرف ہمارے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ آپ کا پاپولرلی الیکٹڈ چیف منسٹر سہیل آفریدی میننگ لیس ہے، وہ اتنی دیر تک ہی ہے جتنی دیر تک ہم اس کو چاہیں گے۔ پہلا یہ پوائنٹ ہے اس میں سے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن جو بنیادی طور پہ ایک ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکینزم ہوتا ہے، جس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جو بیٹل کر رہی ہیں سائڈز ہوتی ہیں، ان کا وہ ایک حل ڈھونڈتے ہیں اس پروسیس کے اندر، اس کا تمام تر ٹرسٹ، کریڈیبلٹی، اعتماد پاکستان میں ختم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ بہت کریڈیبل میکینزم نہیں تھے، لیکن اب الیکٹورل پروسیس کو جس طرح سے دفن کر دیا گیا ہے، توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، اس کی تمام اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے، ایسا کبھی تھا نہیں۔
اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی، کیونکہ اب آپ ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اب وہ کون سا ایک دور یا فیز آئے گا جس کے اندر پاکستان میں کسی بھی الیکشن کا کوئی ٹرسٹ ہوگا؟ کس کی اسٹیٹمنٹ پہ آپ اعتبار کریں گے؟ الیکشن کمیشن کی، کسی پولیٹیشین کی، جی ایچ کیو کی؟ کون؟ امریکہ آ کے کہے گا آپ کو، ہندوستان آ کے کہے گا آپ کو، یورپین یونین آپ کو آ کے کہے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم ایک کریڈیبل الیکشن آپ کو کرا کے دکھائیں گے؟ تو الیکشن جو ہے اٹ ہیز بین ڈن ٹو ڈیتھ، اور اس کی بڑی سیویئر امپلیکیشنز نکلیں گی پاکستان کی مستقبل کے لیے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ سورج تو نکل رہا ہے لیکن اس صبح کے اندر امید کی کوئی کرن اسٹیج کے اوپر نظر آپ کو نہیں آتی. جب آپ نے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا سارا میکینزم توڑ دیا، اب آپ کے پاس یہ جو زیادتی یہاں پہ کی گئی ہے ہری پور کے اندر، یہاں کہاں جائیں گے یہ لوگ، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ؟ یہ کیا اسے کہتے کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے، کسی سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ ملک میں نہ کوئی ہائی کورٹ ہے، نہ سپریم کورٹ ہے، نہ کوئی اپیلٹ فورم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈسپیوٹ میکینزم ختم ہو گیا سارا کا سارا. جب ڈسپیوٹ میکینزم آپ کا ختم ہو گیا تو الٹیمیٹلی ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ پھر کیسے ہوگی؟ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ہوگی طاقت کے ذریعے، فورس کے ذریعے. اب اس سٹیج کے اوپر آنے والے ممکنہ فیوچر میں تمام تر فزیکل فورس جو ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس ہے، لیکن مستقبل ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے. اینڈ دس از ویئر دا ڈینجر از. اور اس کا تعلق اب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ایک پروسیس آف ہسٹری کے ساتھ ہے. اگر آپ کے پاس ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا کوئی پیسفل میکینزم ہے ہی نہیں تو الٹیمیٹلی لوگ اپنے مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ طاقت کے استعمال سے. یہ ہے گزشتہ 24 گھنٹے کا لرننگ آؤٹ کم، اینڈ وچ از ویری سیڈ. تھینک یو.